देखिए, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। चुनाव आयोग ने उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। तो अब उस दर्जे को बनाए रखने के लिए नए-नए क्षेत्रों में उसे अपना विस्तार करना है। और विस्तार करने का यही तरीका होता है कि आप विधानसभा चुनावों में हस्तक्षेप करें जगह-जगह। अभी ये लग सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए तो वो जो दूसरी पार्टियां हैं गैर भाजपा, उनके साथ एकता कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि लोकसभा चुनाव में तो वो गठजोड़ की तरफ जाएँगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हस्तक्षेप करके वो ये कोशिश करेंगे कि सभी जगह उन्हें कुछ न कुछ वोट प्राप्त हों। इसकी वजह से जो वोटों का प्रतिशत राष्ट्रीय पार्टी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, वो उनको मिलता रहे। मुझे लगता है कि नए-नए क्षेत्रों में अपना विस्तार करने की उनकी रणनीति का सीधा संबंध अ इसी इसी बात से है। और इसी प्रक्रिया में हर पार्टी को कुछ न कुछ ज़मीन प्राप्त होती है। नए कार्यकर्ता मिलते हैं, स्थानीय स्तर पर अगर कोई गुंजाइश होती है, तो उस गुंजाइश में पनपने का मौका मिलता है। और अरविंद केजरीवाल के पास एक दिल्ली गवर्नेंस का एक दिल्ली मॉडल है, जिसको वो सारे देश में इसका प्रचार करते हैं। और उस मॉडल के प्रति मेरी अपनी समझ ये है कि सारे देश में लोगों की कुछ न कुछ दिलचस्पी ज़रूर है। जहाँ पे लोगों ने केवल आम आदमी पार्टी का नाम ही सुना है, वहाँ भी लोग दिल्ली मॉडल के बारे में हमदर्दी से सोचते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उनको किसी क्षेत्र में कोई लाभ मिल जाए। लेकिन इस वक़्त छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, उसमें तो मुझे लगता है कि वहाँ कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार काफ़ी मजबूत स्थिति में है। एक बात जो बहुत सारे टीकाकार कहते हैं कि यह एक तरीके से इंडिया गठबंधन में बिखराव को भी दिखाता है कि हर लोग जब अलग-अलग एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो फिर गठबंधन का मतलब क्या है? देखिए, इसमें 2 मैं हमेशा बार-बार कहता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है, उसके ये अंतर्विरोध उस वक़्त तक दिखाई पड़ते रहेंगे और इस गठबंधन को परेशान करते रहेंगे, जब तक विधानसभा चुनाव जारी रहेंगे। जिस क्षण विधानसभा चुनाव समाप्त हुए, उसी क्षण लोकसभा की राजनीति और विधानसभा की राजनीति में दिखने वाला टकराव समाप्त हो जाएगा। आज तेलंगाना के नेता के चंद्रशेखर राव इस गठबंधन में क्यों नहीं है? क्योंकि तेलंगाना में चुनाव होने वाला है, वहां पर कांग्रेस उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी है। तो वो इसलिए इस गठबंधन में नहीं है। जैसे ही तेलंगाना का चुनाव हुआ, नतीजा जो भी हो, वो भी इस गठबंधन में आ जाएंगे। इसी तरीके से जो 4 और राज्य हैं, इसमें मिजोरम को भी शामिल कर लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां पर कुछ ना कुछ अ, विधानसभा की राजनीति के चलते कुछ दिक्कतें इंडिया मोर्चे को होंगी। लेकिन जैसे ही ये चुनाव पूरे हुए, यानी आप समझ लीजिए कि नवंबर के महीने के अंत तक ये चुनाव पूरे हो जाएंगे। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे के सारे जो महीने होंगे, इन महीनों में सिर्फ लोकसभा चुनाव की राजनीति ही सामने होगी। तब विधानसभा चुनाव का जो चुनाव से पैदा होने वाले अंतर्विरोध विपक्षी एकता को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जो आप बार-बार कहते भी हैं कि क्या सच में यह माना जाना चाहिए कि जो मतदाता देखता है कि विधानसभा चुनाव में ये दल एक दूसरे का के खून के प्यासे हैं राजनीतिक रूप से, वो लोकसभा चुनाव में एक हो जाते हैं, तो क्या इनकी केमिस्ट्री पे उसको भरोसा होगा, ये उम्मीद की जा सकती है? या ज़्यादा बेहतर होता है कि ये लोग विधानसभा में भी एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं? देखिए, आप इस बात को सोचिए कि जैसे कि मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के उदाहरण को देखिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। इसको तो आम आदमी पार्टी वाले भी मानेंगे। आम आदमी पार्टी तो अभी वहां पे शुरुआती कदम रख रही है। लोकसभा चुनाव में वहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं खड़े होंगे, वहां पर केवल कांग्रेस के ही उम्मीदवार खड़े होंगे। तो वहां पर चुनौती कांग्रेस के सामने होगी कि वो भाजपा को करारी टक्कर दे। और छत्तीसगढ़ की राजनीति का इतिहास भी यही है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर होती रही है। पिछले चुनाव में जबकि भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद, तब तो वहां कोई आम आदमी पार्टी नहीं थी कांग्रेस को परेशान करने के लिए। तो जो राजनीतिक शक्तियों का जो बंटवारा है पूरे देश में, वो बंटवारा कुछ इस किस्म का है कि उसमें 1, 2, 3, 4 प्रांतों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर भाजपा का प्रतिद्वंदी कौन होगा, ये लगभग पहले से तय है। देखिए, 188 से लेके और 190 195 तक की सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। वहां पे किसी दूसरी पार्टी के होने ना होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और जो इंडिया गठबंधन के प्रभाव में तो दूसरी पार्टी शायद वहां पे अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी भी नहीं।
उसके बाद में पूरे दक्षिण भारत में भाजपा ही बहुत कमजोर स्थिति में है। पिछली बार उसने तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी और कर्नाटक में बहुत अच्छे परिणाम उसने हासिल किए थे। लगभग उन्होंने कांग्रेस का और दूसरी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन इस बार इन प्रदेशों में भी भाजपा को बहुत कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत मुश्किल है कि उन परिणामों को दोबारा दोहरा सके और कांग्रेस ही कर्नाटक में उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है। तो मुझे नहीं लगता कि दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन को वो सीटों के तालमेल में किसी किस्म की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। या और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य ताकत है। बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे अपनी राजनीति करने की शैली के कारण और मायावती के अजीबोगरीब रवैये के कारण होड़ से धीरे धीरे बाहर होती जा रही है। बशर्ते मुझे नहीं पता कि वो बीच में ऐसा कोई काम करेगी जिससे वो होड़ में वापस दिखाई दे। कम से कम अभी कोई भविष्यवाणी इस बारे में नहीं की जा सकती। तो वहां पर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की बहुत ही जूनियर पार्टी के तौर पर लड़ना होगा। उसे 5 सीटें मिलेंगी या 5 के आसपास कुछ सीटें मिल सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में वहां भी कोई मुझे नहीं लगता कि गठजोड़ में कोई दिक्कत होगी। गठजोड़ में परेशानी आएगी, दिल्ली में आएगी परेशानी, पंजाब में परेशानी आएगी। पंजाब में कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वहां पर परेशानी आ सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत जबरदस्त विधानसभा में जीत हासिल की थी। तो उन 2 सीटों के तो इस तरह कुछ जगहों पर कुछ परेशानी होगी, लेकिन बाकी जगहों पर कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी और विपक्ष भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी एकताबद्ध इमेज पेश कर पाएगा। एक बात जो बार-बार सामने आती है कि जो मतदाता खासतौर पे जिन राज्यों में भाजपा मौजूद है और बहुत मजबूती से है, वहाँ पर भले ही विधानसभा चुनाव में उसको वोट थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में कम से कम 2 लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ कि वो वोट मोदी के नाम पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास इसकी कोई तोड़ अभी दिखती है या भविष्य में वो आसाम इसका विकास कर देखिए, पाएगा? ये जो लोकसभा का मोदी मैजिक है, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये तीसरी बार भी कामयाब होगा कि नहीं होगा। यहीं पर विपक्षी एकता का और जो विपक्ष ने गठजोड़ बनाया है उसकी चुनौती है। उस मोदी मैजिक के मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह ये थी कि जनता के सामने ऐसी कोई शक्ति थी ही नहीं जिसको वोट देने के बारे में लोग सोचकर ये समझ सकें कि ये लोग सरकार भी बना सकते हैं। मोदी के विरोध में जितनी भी ताकतें थी बहुत बिखरी हुई थी, तो जितना भी भाजपा विरोधी वोट था वो टूट जाता था कई खंडों में। अब इस छवि को इंडिया मोर्चे की जिम्मेदारी है कि वो इस छवि को बदले और अभी उसके पास इतना समय है, 7-8 महीने हैं। इन महीनों में वो एक ऐसी छवि प्रोजेक्ट करे इससे लगे कि लोकसभा में भाजपा के विरोध में अगर कोई उसके उम्मीदवारों को वोट देता है तो इस प्रतीति के साथ वोट दे, एहसास के साथ वोट दे कि वो लोग सरकार बना सकते हैं। तो आप वैसे मान लीजिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में एक गठजोड़ हुआ था। तो कागज पर वो गठजोड़ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वहां स्थिति ऐसी थी कि जो भाजपा के खिलाफ जो वोट देने वाले थे उनके भी समझ से ये बाहर थी कि ये लोग सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। अब अगर उत्तर प्रदेश में कोई गठजोड़ होता है और पृष्ठभूमि में एनडीए जैसा मोर्चा होता है, उसका एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, तब फिर एक नया नजारा बनेगा, एक नई तरह की स्थिति बनेगी। दूसरे, इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि उस एंटी इनकम्बेंसी को पलटने के लिए उन्होंने बड़े जबरदस्त प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। 15 अगस्त के उनके भाषण में उसकी झलक दिखाई पड़ती है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक विश्वकर्मा योजना घोषित की थी 13,000 करोड़ रुपए की लागत से, और उन्होंने 1-2 दिन बाद ही जो केंद्रीय कैबिनेट थी उसने उसको मंजूरी दे दी। इस योजना के जरिए वो जो कारीगर जातियां हैं, समझा जाता है जिनकी संख्या मतदाताओं में 25 से 30% के आसपास है, उन कारीगर जातियों को अपने साथ स्थायी रूप से जोड़ना चाहते हैं। वो पहले से ही भाजपा की तरफ झुकी हुई है। 2014 के बाद जितनी भी राजनीति हुई है उसमें जो पिछड़े वर्ग का जो कारीगर वाला हिस्सा है, जो संख्या की दृष्टि से उतना ही बड़ा है जितना बड़ा किसान जातियों वाला हिस्सा है, लेकिन छोटी छोटी बिरादरियों में बटे होने के कारण वो लोग छितरे हुए हैं और निष्प्रभावी हैं। भाजपा उन सबको जोड़कर एक मंच पर लाना चाहती है और वो
चाहती है कि ये हमारा, जिस तरह ऊंची जातियां हमारी स्थायी वोटर हैं, उसी तरीके से ये जातियां भी हमारी स्थायी वोटर बन जाए। प्रधानमंत्री का ये जो वक्तव्य है, ये आश्वासन जो है विश्वकर्मा योजना वाला, इसको हमें रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के साथ जोड़कर देखना होगा। आप देखिए, जैसे ही रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दर्ज की, ये योजना पेश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। मेरा तो सीधा मानना यह है कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब ये राजनीति में किस तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करेंगी, वोटों की गोलबंदी पे इसका असर क्या होगा, इसके ऊपर हमें अपनी नजर टिकाए रखनी होगी। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट और उसके साथ में विश्वकर्मा योजना, साथ में प्रधानमंत्री वो एक लखपति दीदी वाली योजना भी लेके आए हैं। तो वो योजना भले ही छोटी हो, तो 8,000 रुपए प्रति महीने की आमदनी की ही योजना है, लेकिन जब ऐसी 8,000 रुपए की आमदनी भी मान लीजिए देहात में स्त्रियों को मिलती है, तो कुछ ना कुछ तो भाजपा के वोटर उससे बढ़ ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने अपना भरोसा जताया है कि उन्होंने जो केंद्र सरकार की तरफ से जो एक लाभार्थियों की दुनिया बनाई है, उस लाभार्थियों की दुनिया में भी जो जाति संबंधी जो कारक है, उस कारक को भी वो अपने दायरे में ले रहे हैं। यानी जो सब्सिडी का ट्रांसफर होगा, चाहे वो कर्ज के रूप में हो, सस्ते कर्ज के रूप में हो, चाहे वो लखपति दीदी के रूप में 8,000 रुपए महीने की आमदनी के रूप में हो, जो सब्सिडी का ट्रांसफर होगा, वो सब्सिडी का ट्रांसफर बड़े टारगेटेड रूप में करने की उनकी योजना है।